हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ आदर्श कृष्णा एंड यू आर वाचिंग ब्राइट एकेडमी चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2020 रिजल्ट के बारे में। और रिजल्ट पब्लिश होने के बाद जो आपका एडमिशन का प्रोसेस रहेगा, काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। ओके, तो गाइज जो अभी तक न्यूज़ निकल के आ रहा है उसके हिसाब से आपका जो रिजल्ट है वो 12 अक्टूबर तक रिलीज़ कर दिया जाएगा। 12 अक्टूबर आपका फाइनल डेट है जब आपका नीट 2020 का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। तो नीट का रिजल्ट पब्लिश होने के बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम बचता है वो है मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना, जिसके लिए आपने पिछले 2 सालों से मेहनत की, आपको काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। तो आपको काउंसलिंग का प्रोसेस, एडमिशन का प्रोसेस, काउंसलिंग में क्या क्या प्रोसीड्योर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे, कितनी आपको फ़ीस लगेगी, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं आगे इस वीडियो में हम लोग। ओके, लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि आपका जो काउंसलिंग है वो करवाता कौन है। तो आपका काउंसलिंग एमसीसी करवाता है। एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। इसका जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज है वो आपका काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है। अब बात है कि इस काउंसलिंग के थ्रू आपको किन किन कॉलेजेस में सीट मिल सकता है। तो जो डिफरेंट स्टेट्स में आपका मेडिकल कॉलेज है उसके 15% सीट्स आपके ऑल इंडिया कोटा के लिए रहते हैं, यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स उसमें काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस काउंसलिंग के थ्रू 15% जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। या फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है उसके सारे सीटों पर आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, एएमयू हो गया, बीएचयू हो गया, तो आप एडमिशन ले सकते हो इसमें भी इस काउंसलिंग के थ्रू। या फिर आपका ईएसआईसी हो गया, एएफएमएस हो गया, फिर आपका वर्धमान मेडिकल कॉलेज या फिर सफदरगंज जो हॉस्पिटल है आपका, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो इस काउंसलिंग के थ्रू। ओके, अब हम बात करते हैं कि आपको कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी, कितनी आपको ट्यूशन फ़ीस लगेगी डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी और ट्यूशन फ़ी दिया गया है डिफरेंट कॉलेजेस के लिए। तो अगर बात करें जो 15% ऑल इंडिया कोटा के सीट्स हैं या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है आपके, तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स को यानी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना पड़ेगा। SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स को 500 रुपीज़। फिर बात करें अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में सारे कैटेगरी के स्टूडेंट को 5000 रुपया पे करना पड़ेगा, 5000 रुपीज़। ओके, अब बात करें अगर ट्यूशन फ़ी की, तो आपको जो 15% ऑल इंडिया कोटा के सीट्स हैं या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे आपका अनरिजर्व कैटेगरी का ट्यूशन फ़ी लगता है 10,000 रुपीज़। SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स का 5000 रुपीज़। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में सारे कैंडिडेट्स को लगेगा 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़। ठीक है, सारे कैंडिडेट्स को डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में 2 लाख रुपीज़ ट्यूशन फ़ी लगेगा। तो आप यहाँ पे देख लो, जो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है, ट्यूशन फ़ी आपका रिफंडेबल है। ओके, अब हम समझते हैं कि पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस क्या क्या प्रोसीडर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो हम समझेंगे काउंसलिंग के बारे में इस पूरे फ्लो चार्ट के थ्रू जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जो आपका काउंसलिंग होता है वो मेनली 2 राउंड में होता है ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए। लास्ट में आपका एक MOP राउंड होता है, मॉप राउंड, वो होता है आपका डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऑल इंडिया कोटा सीट्स का आपका जो काउंसलिंग है वो कैसे होता है, फिर मॉप राउंड को हम लोग समझेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि काउंसलिंग में आपको सबसे पहले क्या करना है। जब आपको काउंसलिंग का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा तो उसमें जो डिफरेंट इवेंट्स होने वाले हैं आपके काउंसलिंग का, उसका स्केड्यूल गिवन रहेगा। तो आपको उस स्केड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, आपको ध्यान में रखना है कि किस डेट पे आपका क्या इवेंट होने वाला है, मीन्स काउंसलिंग का। ठीक है, ताकि आप कोई भी इवेंट को मिस ना कर दे। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन का डेट दिया रहेगा, स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट आपका गिवन रहेगा, तब आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए mcc.nic.in के वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है उसका वहाँ पे लिंक दिया रहेगा। तो आपको वहाँ पे जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करना है, ट्यूशन फ़ी पेमेंट करना है। उसके बाद आपको वहाँ पे अपने चॉइसेस फिल करना है, यानी चॉइसेस मतलब है कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हो, आपका प्रीफरेंस लिस्ट क्या है कॉलेजेस का, पहले नंबर पे आप कौन सा मेडिकल कॉलेज चाहते हो, अगर आपको वो नहीं मिलता तो आप फिर से किस में लेना चाहते हो, अगर वो भी नहीं मिला तो आप तीसरे नंबर पे कौन सा कॉलेज लेना चाहते हो। ये जो आपको प्रीफरेंस लिस्ट है कॉलेजेस का, ये आपको सबमिट करना है और उसी प्रीफरेंस लिस्ट के थ्रू आपका जो कॉलेजेस है वो अलॉट किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने से पहले आपको सारे चॉइसेस को लॉक कर देना है, तभी आप जो डिफरेंट राउंड्स होने वाले हैं आपके काउंसलिंग में उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, उसमें आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। ओके, तो जब आप पूरा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पहले आपके 2 राउंड होंगे ऑल इंडिया कोटा के सीट्स के लिए, और थर्ड राउंड आपका जो होगा वो MOP राउंड कहते हैं उसे, वो आपका होगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के सीट्स के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जब आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा तो सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा उन्हें सीट मिली या नहीं मिली। तो
तो आपको जब मिला सीट मिला या फिर नहीं मिला तो आपको आगे क्या क्या प्रोसीड्योर्स फॉलो करने हैं उसके बारे में बात करेंगे। मान लो कि अगर आपको सीट मिल जाता है पहले ही राउंड में, तो आपको क्या करना है, जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूट आपको अलॉट किया गया है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में, तो वहाँ पे आपको एक सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उसका प्रिंट आउट लेना है और आपको जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसको लेकर आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। आपका जो भी एडमिशन का पूरा कंप्लीट प्रोसेस है उसको आपको फॉलो करना है, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है। फिर वहाँ पे आपको बताना है कि आप पूरे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आगे करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। मीन्स अगर आप चाहते हो पूरे काउंसलिंग से एग्जिट करना तो आपके पास एग्जिट करने का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर आपको जो राउंड 1 में सीट या फिर कॉलेज मिला है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपने जो प्रीफरेंस लिस्ट सबमिट किया था उसमें अगर आप ऊपर वाला कॉलेज चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट राउंड में आप अपग्रेडेशन के लिए चूज़ कर सकते हो। जब आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा उसके बाद जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो आप वहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए चूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको सेकेंड राउंड में अपने ऊपर वाला कॉलेज मिलने का चांस रहेगा। जो आपके प्रीफरेंस लिस्ट में कॉलेजेस हैं अभी आपको जो मिला उससे ऊपर वाला मिलने का चांस रहेगा, ठीक है। तो आपको इतना करना है। अब क्या होगा, जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए चूज़ किया था फर्स्ट राउंड में वो डायरेक्टली आपका सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर जाएंगे। फिर आपका सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा कि आपका अपग्रेडेशन हुआ या नहीं हुआ, यानी कि आपके प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर वाला कॉलेज आपको मिला कि नहीं मिला, आपको सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है उसमें पता चलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलता तो आपको क्या करना है। तो देखो, फर्स्ट राउंड में अगर आप सीट नहीं मिलता तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकेंड राउंड के लिए डायरेक्टली रजिस्टर्ड हो जाओगे, ठीक है। फिर से आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने राउंड 1 के लिए रजिस्टर नहीं किया था वो सेकेंड राउंड के लिए डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं। मीन्स न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड है। न्यू रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल फॉर राउंड 2। राउंड 1 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स नीड नॉट टू बी रजिस्टर और पे अगेन, ठीक है। फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा। जिन बच्चों ने राउंड 1 में अपना चॉइसेस सबमिट किया था उन्हें कोई भी सीट नहीं मिला तो उनका जो चॉइस लिस्ट है वो नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, मीन्स ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको राउंड 2 के लिए फिर से अपना चॉइस लिस्ट वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। चॉइस सबमिटेड इन राउंड 1 विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। फ्रेश चॉइसेस सबमिशन फॉर सीट अलॉटमेंट इन सेकेंड राउंड इज मैंडेटरी, ठीक है। जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए चूज़ किया था उसका तो सेम आपका जो चॉइस लिस्ट प्रेफरेंस लिस्ट है वही रहेगा, लेकिन जिसे सीट नहीं मिला राउंड 1 में और राउंड 2 में जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो सबको फिर से अपना जो चॉइस लिस्ट है वो सबमिट करना पड़ेगा। फिर आपका सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि आपको मिला या नहीं मिला। तो देखो, अगर नहीं मिलता तो आपका जो काउंसलिंग हो तो फिनिश हो जाएगा। आपको ये 2 राउंड्स में कोई भी सीट नहीं मिला ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है, ये आपका काउंसलिंग खत्म। लेकिन जिन्हें सेकेंड राउंड में सीट मिल गया अब उन्हें क्या करना है, तो उन्हें अपना सिक्योरिटी फीस पे करना है। 10,000 का आपको सिक्योरिटी फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, विद इन 2 days ऑफ पब्लिशिंग ऑफ राउंड 2 रिजल्ट। एग्जिट विद फॉर फीचर ऑफ सिक्योरिटी फीस 10,000 विद इन 2 days ऑफ पब्लिशिंग ऑफ राउंड 2 रिजल्ट। उसके बाद क्या करना है, आपको जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज़, आपका जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो बात हुई ऑल इंडिया कोटा के सीट्स के लिए जो पूरा काउंसलिंग है आपका इस तरह से खत्म हो जाएगा 2 राउंड्स में। अब देखो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखा हुआ आपका, कैंडिडेट्स ज्वाइन इन सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग विल नॉट बी अलाउड टू रिजाइन लीव द सीट। तो जिसे सेकेंड राउंड में सीट मिला है उसे रिजाइन या फिर सीट लीव करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और अगर वो रिपोर्ट नहीं करते या फिर सीट को ज्वाइन नहीं करते तो वो सारे सीट्स आपके स्टेट कोटा में बदल दिए जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ नोट करके, नॉन ज्वाइन नॉन रिपोर्टेड सीट्स विल बी रिवर्टेड बैक टू द स्टेट कोटा। तो जो डिफरेंट स्टेट में आपके मेडिकल कॉलेज हैं उसका 15% ऑल इंडिया कोटा का सीट आपको काउंसलिंग के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा सीट्स खाली रह जाती है, वो खाली रह जाता है तो आपका स्टेट कोटा के सीट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ओके। अब हम बात करते हैं लास्ट राउंड के बारे में, यानी MOP राउंड, मॉप राउंड, जो कि आपका होता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ESIC कॉलेज के लिए, ठीक है। तो जो पूरा प्रोसेस है आपका वो सेम रहेगा जैसे पहले था। आपका क्या करना है, फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन। फिर से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, मीन्स आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, उसका आपको वहाँ पे लिस्ट सबमिट करना है। उसके बाद उसको लॉक करना है आपको लास्ट डेट से पहले। उसके बाद आपका अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2-3 राउंड नहीं होंगे, यहाँ पे एक सिंगल राउंड होगा आपका मॉप अप राउंड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको अलॉटमेंट रिजल्ट में आपको सीट मिलती है तो आपको क्या करना है, जो अलॉटेड कॉलेजेस है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके साथ और अपने सीट अलॉटमेंट लेटर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इस राउंड में भी अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो वो सीट क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ वैकेंट सीट्स टू द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स। यानी जो इंस्टीट्यूट्स इस राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनका अगर सीट खाली रह जाता है इस काउंसलिंग के टाइम तो क्या होगा, वो सीट को इंस्टीट्यूट का दे दिया जाएगा और अब इंस्टीट्यूट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो सीट को कैसे फिल करते हैं, ठीक है। अब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका इंस्टीट्यूट का हो जाएगा कि वो उनको कैसे उस सीट को फिल करना है।
अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स में। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ने वाले हैं, ठीक है। तो एडमिट कार्ड ऑफ एग्ज़ाम इशूड बाय NTA, तो आपका जो नीट का एडमिट कार्ड है वो आपको लेके जाना। रिजल्ट रैंक लेटर इशूड बाय NTA, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट यानी क्लास 10 का सर्टिफिकेट है, ठीक है, मार्कशीट है वो आपको वहाँ पे लेके जाना है। क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास 10+2 सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ क्लास 10+2, फिर आपको 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेके जाने हैं। तो जब आपका काउंसलिंग का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा तो उसमें सारी डिटेल्स गिवन रहेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जनरेटेड ऑनलाइन, तो जब आपका रिजल्ट आएगा, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा तो आपको वहाँ पे अलॉटमेंट रिजल्ट दिया जाएगा जिसको कि आपको डाउनलोड करना, प्रिंट आउट लेना और उसके साथ आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। फिर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इसमें से अगर आपके पास कुछ भी है तो आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड से भी काम चल जाएगा, पैन कार्ड से भी काम चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस से भी काम चल जाएगा, पासपोर्ट से भी आपका काम चल जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि जो आपका नीट का काउंसलिंग होता है, सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग पूरे इंडिया में, उसकी बात हो गई। लेकिन आप स्टेट्स में भी कुछ डिफरेंट काउंसलिंग होते हैं, आपके कंडक्ट होते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो स्टेट कोटा के सीट में। जो आपका रिस्पेक्टिव स्टेट्स है, आप किसी भी स्टेट से हो सकते हो, बिहार से हो सकते हो, झारखंड, यूपी, तो हर स्टेट का अपना काउंसलिंग होता है स्टेट कोटा के सीट्स के लिए, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले सकते हो मेडिकल कॉलेजेस में, ओके। सो गाइज, इस वीडियो में हमने बात की नीट के काउंसलिंग के बारे में कि पूरे काउंसलिंग के दौरान आपको क्या क्या प्रोसीड्यूर्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपके कितने राउंड्स होंगे, अगर उस राउंड में आपको सीट मिलता है या नहीं मिलता तो आपको क्या आगे करना, अगर मिल जाता है तो किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है, रिपोर्टिंग के टाइम, उसके बारे में बात की। क्या क्या फ़ीस है आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, उसके बारे में हमने बात की, क्या रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ओके। So that's all in this video guys. If you find this video helpful, please like and share this video with your friends and do subscribe to our channel to get more updates. Thanks for watching.